दोस्तों मैं अभी टिकट लेके और नालंदा रूइंस के अंदर एंटर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया, जिसमें राजगीर के बारे में बताया था मैंने कि पटना शहर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर है। और मॉडर्न जो नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो राजगीर सिटी में सिचुएटेड है, जो 2014 में शुरू हुई थी। और ये जो नालंदा रूइंस है ये राजगीर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं। और यहाँ पर जो नालंदा यूनिवर्सिटी की रूइंस हैं उसके अलावा एक यहाँ पे ब्लैक बुद्धा का टेम्पल है, ह्यूएन सांग मेमोरियल है, और भगवान महावीर की जो जन्म स्थली है वो भी यहीं पास में ही है। तो ये मेन 4 जगह हैं जहाँ पर लोग जाते हैं। तो यहाँ पर एंट्रेंस गेट पर टिकट लेकर और मैं एंटर कर रही हूँ नालंदा रूइंस के अंदर। ये उस ज़माने की, मतलब 5th और 6th सेंचुरी की एक बड़ी यूनिक यूनिवर्सिटी थी, और इसके जैसी कोई यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया भर में नहीं थी। तो आप देखिए, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों हम आ गए हैं अब नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा के रूइंस में। और यहाँ पर ये नेशनल फ्लैग है। और जैसे जैसे आगे चलेंगे मैं आपको बताऊंगी कि ये यूनिवर्सिटी कब से कब तक वर्किंग था और क्या हुआ इसके साथ। अब जो इसकी हालत है वो ऐसी क्यों है, उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी। लेकिन ये भारत की जो एजुकेशन की हेरिटेज है उनमें से एक है, जो कि पुराने ज़माने में कितना अच्छा एजुकेशन हुआ करता था। आज हम समझते हैं कि हम बहुत एडवांस्ड हैं हर तरह के एजुकेशन में, लेकिन उस समय जो एजुकेशन था उसका ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है। वही ठीक करता है। भैया कौन भेज दिया? भैया भैया ये देखिए जो एक्सकवेशंस हुई थी, नालंदा के एक्सकवेशन यहाँ पे देखिए। शुरुआत इसकी 1915-16 से हुई थी और 1937 तक इसका एक्सकवेशन चला था। अलग अलग लोगों ने एक्सकवेशन किया था नालंदा का, और उसी के फ़ोटोज़ यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए गड्ढा करके निकाला अंदर से। यहाँ पर दोस्तों नालंदा की थोड़ी हिस्ट्री लिखी हुई है, जो मैं वैसे भी आपको बताऊंगी। तो ये जो गुप्ता वंश के कुमार गुप्ता नंबर 1 थे, उन्होंने इसका मतलब फाउंडेशन रखा था, और उसके बाद बनते बनते इसको टाइम लगा। और करीब करीब 427 CE, मतलब कॉमन एरा जिसको कहते हैं, मतलब क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय। तो 427 ईस्वी से लेकर और करीब करीब 1400 ईस्वी तक यहाँ पर काम हो रहा था, पढ़ाई हो रही थी। और इस बीच में 5th और 6th सेंचुरीज़ जो थी उस टाइम पे यहाँ का गौरव सबसे ज़्यादा था। तो अब हम रूइंस के अंदर आ चुके हैं, और इसका जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सकवेशन शुरू हुआ था करीब करीब 1915 के आसपास। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उस समय तो अंग्रेज़ों का टाइम था, और 1937 तक ये चला था। और उसके बाद फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इसमें बहुत सारा काम हुआ है। इसको काफ़ी इस पे खर्च किया गया है मेंटेन करने के लिए। तो जो ओरिजिनली ये जब गुप्ता किंग जो थे, कुमार गुप्ता 1, जिन्होंने बनवाया था, उस समय इसको बहुत सारा सपोर्ट मिलता था। ज़्यादातर जो है बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन से, बाहर से भी, जावा, इंडोनेशिया वगैरह से भी यहाँ पे सपोर्ट आता था। और बाहर से बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, भिक्षु होते हैं, वो भी आते थे यहाँ पर विज़िट करने के लिए। जिसमें कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, ह्यूएन सांग, वो बड़े फेमस हैं। और यहाँ से उन्होंने बहुत सारा टेक्स्ट ले जाकर उसको ट्रांसलेट भी किया था अपने लैंग्वेज में। और ये जो जगह थी ये करीब 1200 ईस्वी तक तो बहुत अच्छा फंक्शन कर रही थी। और ये भारत की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, मतलब कि जहाँ पर बच्चे वहीं रह के पढ़ाई कर सकते थे। तो एंशिएंट टाइम्स में देखिए कितना अच्छा एजुकेशन का सिस्टम था और इंतज़ाम था। तो 1200 ईस्वी के आसपास जो है मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी वाली वंशज नहीं है, इनका अलग वंश था। बख्तियार खालजी स्पेलिंग है इसका, खालजी बोलते हैं, खिलजी नहीं है एग्जैक्टली। तो उसने और उसके फोर्सेस ने इस एरिया पे अटैक किया था। और यहाँ से पास में ही है बिहार शरीफ, जो मज़ार है वो भी यहाँ से पास में ही है। तो ऐसा कहा जाता है, अभी इसका कोई 100% ऐसा प्रूफ नहीं है, लेकिन जो बिलीव किया जाता है वो यही है कि उन्होंने इस जगह को लूट लिया था, और जो यहाँ की लाइब्रेरीज़ थी, किताबें वगैरह थी,
उसमें पूरी आग लगा दी थी और वो जलकर सब कुछ खाक हो गया था। तो ये जलने के तो प्रूफ्स मिले हैं, क्योंकि जब एक्सकवेशन 1920-21 के आसपास चल रहा था तो उस टाइम पे जो उनको खोदने के बाद सबसे टॉप लेयर मिली तो वो जली हुई राख ही मिली थी। तो इसलिए वो फिर पता किया गया, उस टाइम पे कोशिश किया गया समझने का कि क्या कारण रहा होगा। तो वो निकल के यही आया कि उस टाइम पर मोहम्मद बख्तियार खालजी और उसके फोर्सेस ने इस जगह पर अटैक किया था। तो हो सकता है कि ये उन लोगों ने ही किया हो। लेकिन काफ़ी जो है यहाँ पे टेक्स्ट जो संस्कृत में थे और बहुत कुछ जो किताबें थी, क्योंकि पहले की किताबें तो देखिए कुछ भोजपत्र पे लिखी जाती थी, कुछ बहुत ही पुराने जो पेड़ की छाल से कागज़ बनाया जाता था उस पे लिखा जाता था। तो ये सारा कुछ जो है उसमें जल गया। और उसके बाद फिर जो यहाँ पर जो भिक्षु वगैरह थे, तो वो भिक्षु जो है वो बड़ी मुश्किल से कुछ किताबें बचा पाए थे और उनको लेकर वो शायद तिब्बत भाग गए। तो ये जो जगह थी नालंदा, जिस समय ये बनाई गई 5वीं और 6ठी सदी में, सेंचुरीज में, उसके बाद इसको बहुत सपोर्ट मिला महाराज हर्षवर्धन के टाइम पे। और जो पाला रूलर्स थे, मतलब पाला डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, उनके टाइम पे भी ये अच्छा ग्रो किया। और यहाँ पर क्या होता था कि बुद्धिज़्म की सारी डिसिप्लिन्स वो यहाँ पर सिखाई जाती थी और मेनली यहाँ पर बुद्धिज़्म की ही पढ़ाई होती थी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर से आते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। यहाँ पर दूसरे देशों से, जापान से, कोरिया से, चाइना से, तिब्बत से, साउथ ईस्ट एशिया से, श्रीलंका से, बहुत सारी जगह से स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे। और यहाँ पे इन हाउस रहकर, मतलब बोर्डिंग फैसिलिटी थी, खाने की फैसिलिटी होती थी, यहाँ पर रहने की फैसिलिटी थी। वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि इनके जो रहने के हॉस्टल्स थे, खाना पीना स्टोर करने की जगह थी, वो कौन कौन सी थी। तो इस जगह पर वो रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते थे। और उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता था। मतलब कि ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो होती है, मोनेस्टिक जो लाइफ होता है, उसमें एक व्यक्ति अपनी जीवन को बड़े ही सादे सिंपल तरीके से जीता है। और दुनिया की जो अट्रैक्शंस हैं, जो भी दुनिया की अच्छी चीज़ें हैं या जिन चीज़ों का लालच होता है इंसान को, उससे वो दूर रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप स्टूडेंट होते हैं, आप कोई ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं या आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको दुनिया के जो अट्रैक्शंस हैं, जो चीज़ें आपको आपका ध्यान खींचती हैं अपनी तरफ, उन सब से आपको दूर रहना है। वो आपके ज्ञान अर्जन में बाधा बनती हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स रहते थे वो स्ट्रिक्टली इस चीज़ को उन्हें फॉलो करना पड़ता था कि वो बिल्कुल मोनास्टिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और डेली उनके क्लासेस भी होते थे, उनके मेडिटेशन के लिए समय होता था। और ये सारा शेड्यूल जो है वो इसको इतने ही स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करते थे। तो ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता है कि ये सच है या नहीं, कि करीब हर साल यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स आया करते थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी में जो किताबें थी वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उस जमाने में यहाँ पर 90 लाख किताबें थी। 90 लाख। तो आप सोचिए कि वो जो जलाई गई, अब वो अगर बख्तियार खालजी और उसके फोर्सेस के द्वारा जलाई गई हैं, तो आप खुद देख लीजिए कि वो जो राख की जो लेयर मिली थी, 90 लाख किताबों की राख, उसमें से कितनी बचा पाए थे लोग मुझे नहीं पता। लेकिन ये कहा जाता है, अगर ये सच है, तो कितना कुछ, कितना ज्ञान और कितना सब जल गया उसमें, आप सोचिए। तो बख्तियार खालजी जो है वो असल में कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, उनका जनरल हुआ करता था। तो उस टाइम पे अगर इन्होंने ये नुकसान किया है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि वो ज्ञान तो सारा मिट्टी में मिल चुका है। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं, आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर रहने का इंतज़ाम कैसा था। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे मोनेस्ट्रीज हैं, मोनेस्ट्रीज के अंदर कमरे बने हुए हैं, रहने का इंतज़ाम है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये यहाँ पर जो बहुत सारी टेम्पल्स थी बुद्धा की, उसमें से एक टेम्पल है। इसकी सीढ़ियाँ थी, ऊपर जो बिल्डिंग थी वो टेम्पल का मेन जो बिल्डिंग होता है वो था। और उसके बाद ये यहाँ पर देखिए, इसके बारे में लिखा भी हुआ है। टेम्पल्स के भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, टेम्पल नंबर 13 है ये। तो हर एक टेम्पल और हर एक रिचुअल प्लेस के अलग अलग इम्पोर्टेंस होते हैं। अब ये देखिए, ये जो आपको पूरा ये एरिया दिख रहा है, ये सारे रूम्स हैं। मतलब ये जो आज के मॉडर्न डेज में जो हॉस्टल जिसको कहा जाता है, या डॉर्मेट्री होती है जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं, ये उस जमाने का हॉस्टल था।
अब आप देखिए इसमें कितने सारे कमरे हैं, छोटे छोटे साइज में छोटे हैं। इसमें देखिए एक ये साइड में खिड़की नुमा चीज़ है जो दोनों दीवारों पर है। तो जो बौद्ध भिक्षु थे बहुत सारे, वो जितने भी किताबों को और टेक्स्ट को अपने बचा पाए वो उसको लेके तिब्बत भाग गए, तिब्बत चले गए और उसके बाद से फिर वहीं रहने लग गए। तो जो ये बुद्धिज़्म की जितनी भी पढ़ाई होती थी और उसके जितने भी इंस्टीट्यूट थे बिहार और बंगाल में, वो उस टाइम पे जो मुस्लिम रूलर्स के इन्वेजन में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इस तरह से बर्बाद हो गए और काफ़ी हद तक बुद्धिज़्म जो है वहाँ से हट गया था। मतलब लगभग जो यहाँ पे बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे वो धीरे धीरे कम होने लग गए थे। ये आप देख सकते हैं गार्डन्स भी काफ़ी अच्छी मेंटेन्ड है। आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया मेंटेन करती है इसको और रूइंस भी मेंटेन्ड है, ऑल्दो साफ़ सफाई और ज़्यादा रखी जा सकती है। ये दोस्तों अलग अलग मोनेस्ट्रीज़ के रूइंस हैं, इन सब में नंबर डले हुए हैं, मोनेस्ट्री नंबर ये तो ये मोनेस्ट्री नंबर 9 है, इसके आगे 8 होगा। अब एग्ज़िट की तरफ जा रही हूँ मैं। और इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं, जो बुद्धा की टेम्पल्स हैं वो बहुत सारी हैं, उनमें भी इसी तरह से नंबर डले हुए हैं। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत ही प्लान्ड और बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता था और बुद्धिज़्म की बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी यहाँ पर। तो भारत के जो गौरव में से एक है नालंदा। और अब जो है 2014 में जो मॉडर्न नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो शुरू किया गया था राजगीर सिटी में। और रिसेंटली जो है उसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत मान सम्मान दिया है और उसके ग्रोथ के लिए आह्वान किया है कि वो आगे जो है उसको मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी। और पहले जो गौरव था नालंदा यूनिवर्सिटी का, पूरे दुनिया भर में नाम था, जिस समय 5वीं और 6ठी सेंचुरीज़ में इसका गौरव सबसे ज़्यादा अपनी पीक पर था और करीब करीब 1200 से 1400 ईस्वी तक ये यूनिवर्सिटी जो है पूरी दुनिया भर में बड़ी इज़्ज़त से इसका नाम लिया जाता था। तो उसी तरह से अब जो मॉडर्न नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी यही एम है कि आगे जाकर उसको भी इसी तरह से पूरी दुनिया भर में नेम एंड फेम मिले और बहुत इज़्ज़त मिले। यहाँ पर स्कूल के बच्चों के कई बड़े बड़े ग्रुप्स आए हुए हैं और इस तरह की जगह में जब आप जाते हैं हिस्टोरिकल जगह में तो ये बड़ी यूनिक चीज़ देखने को मिलती है कि स्कूल और कॉलेज के बच्चे वहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप्स में आपको मिलेंगे और वो बड़े ध्यान से सुनते हैं जो भी उनके गाइड या टीचर बताते हैं और अपने स्कूल के दिन याद आते हैं। ऑल्दो हमारे स्कूल में और उस टाइम पे जब हम स्कूल जाते थे तो ऐसे एक्सकर्शंस नहीं होते थे, कभी कभी बड़ी रेयरली हम कहीं जाते थे, वो भी किसी नेचर वाली जगह पर। और मॉन्यूमेंट्स वगैरह में जाने का तो हमारे स्कूल में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था, लेकिन अब ज़्यादातर स्कूल्स जो हैं वो ऐसा प्रोविज़न रखते हैं और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। बाहर की तरफ जा रही हूँ, मैंने तो अनगाइडेड टूर ही कर लिया पूरा। हालांकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि अब तो टूरिज़्म एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, तो डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेनिंग मिलती है गाइड्स को और गाइड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जिनको लगता है कि वो बहुत डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या फिर मतलब एंशंट इंडिया के आर्ट एंड कल्चर को पढ़ रहे हैं, तो ज़रूर यहाँ पर गाइड्स को लीजिए, इनके लिए भी इनकरेजमेंट है। तो जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है एक अवेयरनेस बढ़ाने की, क्योंकि ये भी एक अलग टाइप का टूरिज़्म है, केवल नेचर और इको टूरिज़्म ही नहीं, ये कल्चरल हेरिटेज जो होता है हमारा उसका भी एक सेपरेट सेक्शन होता है टूरिज़्म का, तो ये उसमें आता है। तो इन सब को प्रमोट करने के लिए गाइड्स को ट्रेनिंग दी गई है प्रॉपर, तो गाइड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, आप ले सकते हैं उनको। ये एक हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर और राम और लक्ष्मण को कंधे पे इन्होंने बिठाया हुआ है। ये देखिए, ये मैं ब्लैक बुद्धा के टेम्पल के अंदर हूँ। ब्लैक बुद्धा एक्सकेवेशन में मिला था और यहाँ पर एक मंदिर बना दिया गया है। हालांकि मेन रोड से यहाँ काफ़ी दूर चल के आना पड़ता है, काफ़ी 700-800 मीटर है लगभग। और इसके आसपास का की जो जगह है, रोड के आसपास की जगह, उसको और अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पे गार्डन्स बनाए जा सकते हैं, अभी तो जंगल सा है लेकिन इसको डेवलप किया जा सकता है।
ชิงกวนเด็กค่ะ นะโม